नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक न्यूज़ सामने आई है। आप देखोगे चाहे सोशल मीडिया हो, आर्टिकल्स हो, हर जगह ये बात पब्लिश की जा रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ी मीटिंग होगी। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद जैसे आप लोग जानते हैं यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। इस मीटिंग में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, कई और आतंकवादी संगठन जो है रीजन के, इनको बुलाया जाएगा और साथ ही साथ हमास की भी यहां पर पार्टिसिपेशन होगी। जी हां, हमास को इनवाइट किया गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद द्वारा। ये देखिए काफी चिंताजनक डेवलपमेंट है और मैं एक्चुअली इस सबको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं कि किस तरीके से हमास, बाय द वे हमास के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हमास प्रेडोमिनेटली फिलिस्तीन का जो गाजा वाला हिस्सा है वहां पर एक मिलिटेंट संगठन है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल। नाउ मैं अगर यहाँ पे जूम इन करूँ तो इधर यहाँ पे आपको दिख जाएगी गाजा पट्टी। आपको याद होगा अभी रिसेंटली ही सीज फायर हुआ है हमास और इसराइल के बीच में। हमास एक मिलिटेंट संगठन है जो गाजा पट्टी में एक्टिव है। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं मैं मिलिटेंट संगठन क्यों बोल रहा हूं, आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बोल रहा। देखिए मैं इंडियन हूं और मैं इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करूंगा। कई लोग कहते हैं कि देखिए आप तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे होते हो। फॉरेन पॉलिसी में देखिए यही होता है, ठीक है। मैं खुद कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वही एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आपको बताऊंगा। अब हमास की मैं वैसे बात करूं, आप अगर एक अमेरिकन से पूछोगे, परहैप्स एक यूरोपियन यूनियन के नागरिक से पूछोगे, इजरायली से पूछोगे, तो वो बोलेगा हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये इधर आप मैप देख रहे हो, ये जो सारे लाल लाल देश आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, यूएस, ये ऑलमोस्ट सारा यूरोपीय आप मान लीजिए, और इवन कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, इन सब ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। कई देशों ने रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया था आतंकवादी संगठन, जब 2023 में हमास ने एक बड़ा अटैक किया था इसराइल पर, जिसके बाद हमने देखा कि इसराइल ने बहुत लंबे समय तक, एक साल से भी ऊपर, एक बड़ा ऑपरेशन किया गाजा में, जिसमें हमने देखा कि 45,000 लोगों की मौत हो गई। नाउ इंडिया से आप अगर पूछे तो हम लोग ऑफिशियली हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते। इवन दो इसराइल के कई जो प्रीवियस एम्बेसडर्स रह चुके हैं, कई ऑफिशियल्स रह चुके हैं, ये ओपनली भारत को गुहार लगा चुके हैं कि अब समय आ चुका है कि भारत हमास को भी एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे। और अगर आप यहाँ पे मुझसे ये पूछे कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानता, तो यहाँ पे आ जाती है एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। देखिए रशिया के मैं कहूंगा ठीक ठाक रिलेशंस हैं हमास के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा दोनों दोस्त हैं, रशिया सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा। मगर काफी बार हमास के ऑफिशियल्स, डेलीगेशंस, ये लोग मॉस्को जाते हैं रशिया से मिलने के लिए, बातचीत होती है। और रशिया ओपनली एंटी इसराइल है। रशिया आज के समय एक इसराइल का विरोधी देश बन चुका है क्योंकि यूएस इसराइल के सपोर्ट में आया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट रशिया ने पोजीशन ये ली है कि ये लोग हमास को सपोर्ट करेंगे। अभी जो सीज फायर हुआ है उसको भी आगे कंटिन्यू करने के लिए रशिया कंटिन्यूसली हमास से बातचीत कर रहा है। और आप एक बात नोट करोगे, काफी बार अमेरिकन मीडिया ये भी आरोप लगा चुका है कि व्लादिमीर पुतिन हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हैं। इधर आप देख पाओगे ये अगेन, ये सब वेस्टर्न मीडिया के मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां पे लिखा है रशिया सीम्स फुली कमिटेड टू हेल्पिंग हमास एंड ईरान। नाउ ये अगेन इन लोगों का पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए हमास को आतंकवादी डिक्लेयर करना ना एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी काम है। मतलब इससे प्रॉब्लम काफी सारी आ सकती है। मगर मैं यहां पर एक बात नोट कर रहा हूं कि हमास लगातार ना कई जो पाकिस्तानी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है इनसे मीटिंग करता आ रहा है। अब मुझे याद है ये अगस्त 2024 की बात है। उस वक्त मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। इन दी एंड मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाई थी, मगर ये बहुत बड़ी न्यूज थी। इधर आप देख पाओगे लिखा है लश्कर ए तैयबा, जो इट इज ए नॉन यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन, ये सबको पता है, ठीक है। लश्कर ए तैयबा, एलईटी और हमास के लीडर्स की कहाँ मीटिंग हुई है? कतर, दोहा में। अब आप मुझको बताइए इनको मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? बहुत अजीब बात है। इंडिया में ऑब्वियसली लोग काफी शॉक थे, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, हालांकि उन्होंने कोई ओपन स्टेटमेंट दी नहीं, मगर
एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि अचानक से ये क्या हो गया है कि हमास पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से मीटिंग कर रहा है। इंडिया ने उसके बाद कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं, मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा अब ठीक है, एक अजीब सी मीटिंग हुई होगी। मगर इसके बाद अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो ईरान में भी क्यों ना बैठते हो, क्योंकि ये बात जैसे आप लोग जानते हैं हमास को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है फ्रॉम ईरान। अभी रिसेंटली जब हमास के चीफ को इसराइल ने मारा था, वो भी ईरान में ही मारा था। तो ईरान में बैठे हुए कई जो हमास के ऑफिशियल्स हैं, ये बताया जा रहा है कि अटेंड करेंगे जैश ए मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई एक कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, ये बताया जा रहा है। देखिए, एक स्टेडियम है पाकिस्तान में, स्टेडियम का नाम है सबीर शहीद स्टेडियम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है मैप में। इधर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबीर शहीद स्टेडियम। ये प्रॉपरली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है ना। अब यहाँ पे ना देखो, प्रॉब्लम भारत के लिए ऑब्वियसली ये आ जाएगी अगर जेन्युइनली ये हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके इन्होंने पर्चे बांटने शुरू कर दिए हैं। एक 8 मिनट की प्रमोशनल वीडियो भी बनाई है जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जी कश्मीर से लेकर गाजा सब कुछ आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे। अगर ऐसा हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस में ये लोग सामने आ जाएंगे इकट्ठा यहाँ पर, भारत के सामने फिर सडनली एक बहुत ही बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इजराइल जो बात कह रहा था, क्या हमको ये करना पड़ेगा? क्या हमको भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना होगा? अगर हमास एलईटी के साथ मीटिंग्स कर रहा है, अगर हमास के जो ऑफिशियल्स हैं ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहे हैं, दैट विल बी अ ह्यूज इशू। अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं कि ये रीजन इनफ है कि हम अब हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, या फिर आप मानते हैं कि बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए मुश्किल ये काम हो सकता है, क्योंकि रशिया काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है हमास के साथ और इनकी मीटिंग्स हो रही है। अब सडनली उस ग्रुप को आप डिक्लेयर कर दो एक आतंकवादी संगठन, दिस विल बी वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। हालांकि मैं ये बोलूंगा इसका एक एडवांटेज ये मिलेगा, ट्रंप काफ़ी खुश हो जाएंगे इसको देखकर, इजराइल इसको काफ़ी वेलकम करेगा कि सडनली इंडिया ये सब कर रहा है। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचना होगा कि हमास अगर यहाँ पे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? अगेन, अगर यहाँ पे वैसे आप ये सोच रहे हैं कि हमास कश्मीर में आ जाएगा, कुछ पाकिस्तान कर देगा, वो उसके चांसेस बहुत कम है। हमास को इजराइल ने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हमास मुश्किल से गाजा में रिकवरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, वो करने में इनको सालों लग जाएंगे। मैं इस बात को लेकर कंसर्न हूं नहीं कि कुछ हमास के लोग आ जाएंगे और पीओके में कुछ ये कर देंगे वगैरह। ये सब कुछ अभी बस आप कह लीजिए जेस्चरिंग पोस्चरिंग हो रही है। एक तरीके से जैश ए मोहम्मद खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और दिस इज कंसर्निंग फॉर इंडिया। और मेरे हिसाब से इवेंचुअली हमको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन है। ये एक ऐसा डिसीजन होगा इंडिया का जिसका इम्पैक्ट कई सालों तक हम महसूस करेंगे। जो भी डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं, जिस तरफ भी हम जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, इग्नोर कर दो, हो रहा है इग्नोर कर दो, ठीक है, कुछ लोग आएंगे स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, नारे लगाएंगे, चले जाएंगे, इग्नोर कर दो। नंबर 2 ऑप्शन है, एक एक्शन लो और बोलो कि जी हम भी हमास को मानते हैं एक आतंकवादी संगठन। और ऑप्शन 3 यहाँ पर सिंपली ये है कि ओपनली कंडेम करो हमास को, बोलो फिलिस्तीन को, बोलो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो। इवन दो इंडिया ने फिलिस्तीन को रिकवरी के लिए एड भी दी है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो क्यों हमास जो लिटरली फिलिस्तीन के एक हिस्से में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इनके लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ईरान से भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि ईरान का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है हमास के ऊपर, कि ईरान ये कैसे अलाउ कर सकता है। सो इधर वे ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एंड आई थॉट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं जहां पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6-6.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, इधर आपको लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर विद एक्सिस बैंक प्रोग्राम। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड यहाँ पे आपको डाल देना है PD10। बट अगेन
मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये बोल दूँ, आप तभी यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी है, बीकॉम, बीए डज़ नॉट मैटर, कहीं से भी करी है, यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी प्रूव करना होगा कि आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में, कहीं भी, किसी भी कंपनी में, कहीं भी आपने सेल्स रिलेटेड कुछ काम किया है 6 महीने के लिए, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिटेल्स यहां पर डालिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते तो अपनी डिटेल्स यहां पर मत डालिएगा, फायदा नहीं है। हाँ, आप जब यहाँ पे कोड डालते हो, यहाँ पे लिखा है ना एंटर रेफरेंस कोड PD10, तो आप कोड डालते हो तो आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा। नाउ प्रोसेस क्या है? देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। आपका पहले तो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका एक, और उस टेस्ट में आप अगर पास हो जाते हैं, आपकी नॉलेज हमको सफिशिएंट लगती है, उसके बाद एक्सिस बैंक आपका इंटरव्यू लेगा। उस इंटरव्यू के बाद अगर एक्सिस बैंक को लगता है कि आप ठीक है, आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको एनरोल करने के लिए, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बुलाया जाएगा। और फिर यहाँ पे आपकी शुरू होगी 1 साल की लर्निंग जर्नी, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंडर जो प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर रहे होगे। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक फी भी पे करनी होगी, जो आपकी पहले साल की सैलरी है उसमें ही काफी हद तक कवर हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप डिप्लॉय हो सकते हैं एज एन एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर। एक्सिस बैंक आपको पता होगा, इट इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पर एज ए डेप्यूटी मैनेजर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम में। प्रायोरिटी बैंकिंग समझ लीजिए, 2 टाइप के एक्सिस बैंक में बैंकिंग होती है। एक तो नॉर्मल बैंकिंग, फिर होती है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो 6-7 करोड़ रुपए का लिक्विड अमाउंट रखते हैं अपने अकाउंट में। तो उनके लिए एक अलग से प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। तो वो आपके कस्टमर होंगे, उनसे आपको डील करना होगा, ऑब्वियसली उनसे कैसे बातचीत करनी है। तो ये प्रोसेस समझाने में बैंक 1 साल लेगा टू ट्रेन यू प्रॉपरली। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इस पूरी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एंश्योर कर लीजिएगा। अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल भरिए, कोड डाल दीजिएगा PD10, आपको प्रायोरिटी कॉल आएगी। एंड लेट्स सी, आप प्रोसेस से गुजरते हैं, यू माइट एंड अप विद अ ड्रीम जॉब एट एक्सिस बैंक। सो गुड लक टू यू ऑल। एंड इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।